गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम मस्त और स्वस्थ होंगे। अभी दोस्तों आपके सेकेंड सेमेस्टर के सेकेंड पेपर प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास यहाँ पर आपकी जो क्लासेज हैं ये स्टार्ट हो चुकी हैं। तो जितने भी नए भाई बहन हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें और इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि और भी भाई बहन हमारे साथ यहाँ पर जुड़ सकें। और अगर अभी तक आपने टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। और व्हाट्सएप चैनल की लिंक भी वहीं पर आपको मिल जाएगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो व्हाट्सएप चैनल पर भी आप जरूर ज्वाइन कर लें, जहाँ पर आपको डीएलएड बीटी से संबंधित जो पल की अपडेट है वो लगातार दी जाती है। ये जो आपकी क्लासेस है सेकेंड पेपर की ये रात 9 बजे से चल रही हैं और जो फर्स्ट पेपर की क्लासेस हैं वो रात 8 बजे से चल रही हैं। इसके अलावा आपका जो थर्ड पेपर है विज्ञान का उसकी क्लासेस आपको 7 बजे से रात शाम 7 बजे से देखने के लिए मिल रही है। जो पाँचवा पेपर आपका सोशल साइंस का उसकी क्लासेस आपको लगातार रात 6 बजे से देखने के लिए मिल पा रही हैं। ठीक है, तो सारी क्लासेस का टाइम अभी आपको बता दिया। इसके अलावा जो भी क्लासेस स्टार्ट होंगी उसका समय भी आपको उसी समय पता चल ही जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल हम यहाँ पर देख रहे हैं। कल तक हमने जहाँ पर सवाल एंड किए थे उसके अगला सवाल यहाँ पर आ चुका है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम डीपीईपी किसके बारे में पूछा जा रहा है आपसे? डीपीईपी के बारे में। ठीक है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की रणनीतियों के बारे में आपको बताना है। रणनीतियों के विषय में संक्षेप में बता दीजिए। ये सवाल सन 2016 की परीक्षाओं में आ चुका है। तो इस कार्यक्रम की प्रमुख रणनीतियाँ क्या हैं? बालिका शिक्षा को महत्व दिया जाना। डीपीईपी कार्यक्रम की जो रणनीतियाँ हैं उसका प्रमुख जो रणनीतियाँ हैं उनके बारे में यहाँ पर बताना है। तो बालिका शिक्षा को इसमें महत्व दिया जाता है। विद्यालय की प्रभावकारिता बढ़ाने पर बल दिया जाता है। ठीक है, वैकल्पिक शिक्षा का सुदृढ़ीकरण किया जाता है और सामुदायिक सहयोग तथा समांतर पर बल दिया जाता है। इसके अलावा अध्यापक दक्षता में वृद्धि की जाती है। सारे के सारे क्या है? जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की रणनीतियों के विषय हैं। ठीक है, इसके बाद आपका अगला सवाल है। अगले सवाल में आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए संपूर्ण साक्षरता अभियान की किन्हीं 3 विशेषताओं को उल्लेख कर दीजिए भैया। संपूर्ण साक्षरता अभियान की किन्हीं 3 विशेषताओं को उल्लेख। पहली विशेषता इसकी, इस अभियान की सफलता पूर्णतः जनता के अभिप्रेरणा और सामुदायिक सहयोग पर आधारित है। पूरी तरह से ये जो अभियान है ये सामुदायिक सहयोग पर आधारित है। ठीक है, और जनता की अभिप्रेरणा पर आधारित है। इसके अलावा दूसरी यहाँ पर जो विशेषता है वो है संपूर्ण साक्षरता अभियान लक्ष्योन्मुखी है। केवल नामांकन वृद्धि करना इसका उद्देश्य बिल्कुल नहीं है, यानी कि लक्ष्य तक बच्चों को पहुँचाना है, केवल ऐसा नहीं कि बस एडमिशन करा दिया जाए। इसकी अगली जो विशेषता है वो यहाँ पर बताई गई है। अगली विशेषता में यहाँ पर आप ध्यान देंगे 3 नंबर की विशेषता। ठीक है, वो है ये परियोजना विशिष्ट क्षेत्रों में समयबद्ध और स्वैच्छिक संस्थाओं या व्यक्तियों के आपसी सहयोग से परिणामोन्मुखी है। ठीक है, परिणामोन्मुखी है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आपको अगला जो पॉइंट है वो देखने के लिए मिल जाएगा। संपूर्ण साक्षरता अभियान को संचालित करने के लिए जिला डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पंजीकृत कमेटियों को इसकी अनुमति प्रदान की गई है। इसके बाद आपका अगला पॉइंट है इसमें, इस कार्यक्रम में बाह्य लक्ष्यों को शामिल नहीं करते बल्कि लक्ष्यों की पूर्ति सर्वे करा के की जाती है। कैसे की जाती है लक्ष्यों की पूर्ति? सर्वे कराया जाता है, तब लक्ष्यों की जाकर कहीं पूर्ति हो पाती है। इसके बाद अगला सवाल आपसे ये पूछा जा रहा है कि प्राथमिक शिक्षा में सर्व सुलभता से क्या तात्पर्य है? ठीक है, प्राथमिक शिक्षा में जो सर्व सुलभता है उससे क्या तात्पर्य है? तो प्राथमिक शिक्षा में सर्व सुलभता की प्रथम सुविधा है विद्यालय का घर के निकट होना। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। बच्चे जहाँ पर आसानी से पहुँच सकें, उन्हें कोई कठिनाई ना हो बच्चों के इस विद्यालय में पहुँचने में। तो इसीलिए प्रत्येक ग्राम में यहाँ पर जो प्राइमरी स्कूल है और जो अपर प्राइमरी स्कूल है वो खोलने की कोशिश की गई है। ज़्यादातर सभी ग्राम में यानी कि गाँव में जो प्राइमरी स्कूल हैं वो स्थापित कर दिए गए हैं। ठीक है, तो जिससे बच्चे अकेले ही विद्यालय सुरक्षित रूप से कम समय में पहुँच सकें और प्रत्येक छोटे से छोटे गाँव में विद्यालय स्थापित होने ही चाहिए। ठीक है, होने ही चाहिए। अगला सवाल आपका, प्राथमिक शिक्षा में सर्वव्यापी नामांकन से क्या आशय है? जो सर्वव्यापी नामांकन है अधिक से अधिक, उससे आपका क्या तात्पर्य है? तो प्राथमिक विद्यालय में 6 से 14 आयु वर्ष तक के प्रत्येक बालक तथा बालिका को अनिवार्य रूप से प्रवेश दिलाने को ही सर्वव्यापी मूल्यांकन कहा जाता है। मूल्यांकन नहीं कहा जाता है, यहाँ पर नामांकन कहा जाता है। क्या? नामांकन कहा जाता है, यानी कि एडमिशन कराना। ठीक है, 6 से 14 वर्ष तक के जितने भी बच्चे हैं उन सभी बच्चों को सरकारी विद्यालय में नामांकन यानी कि एडमिशन कराना ही सर्वव्यापी नामांकन आप बोल सकते हैं। इसके बाद आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 125। इसमें आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए छात्रवृत्ति वितरण योजना क्या है? स्कॉलरशिप के बारे में यहाँ पर आपसे पूछ लिया गया है। स्कॉलरशिप क्या है? ठीक है, तो प्रदेश सरकार के द्वारा कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत सभी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप दी जाती है। कक्षा 1 से 6 तक के छात्रों को देय छात्रवृत्ति हेतु पात्रता की कोई आयु सीमा प्रतिबंधित नहीं है। समस्त योजना जो है वो राज्य वित्त पोषित है। कैसी है? राज्य वित्त पोषित है, यानी कि इसके लिए जो पैसा देती है वो
स्टेट गवर्नमेंट देती है, यानी कि यूपी गवर्नमेंट देती है। तो प्रदेश सरकार के जो विद्यालय हैं उनमें कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत सभी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं को जो छात्रवृत्ति है वो दी जाती है, आपको याद रखना। इसी 1 से 6 तक के बच्चों को छात्रवृत्ति देने के लिए पात्रता की कोई आयु सीमा प्रतिबंधित नहीं है। अगला सवाल है समाज के प्रमुख कार्य लिख दीजिए। तो समाज के प्रमुख कार्य हैं, समाज का प्रमुख कार्य बच्चों के लिए शैक्षिक संस्थानों की स्थापना करना और उन संस्थानों को चलाने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना, ये समाज के प्रमुख कार्य हैं, ठीक है, जिसकी प्राइवेट स्कूल से यहाँ पर स्थापित किए जाते हैं, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया। इसके बाद आपका अगला सवाल है, अगले सवाल के बारे में आपसे ये पूछा गया, क्या पूछा गया आप देख पा रहे होंगे। प्रश्न संख्या 127, मूल्य क्या है, वैल्यू, ठीक है, मूल्य क्या है, वैल्यू के बारे में यहाँ पर पूछा गया। मूल्य का अर्थ है किसी व्यक्ति या वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह महत्वपूर्ण है या सम्मानित तथा उपयोगी हो जाए। किसी भी वस्तु या व्यक्ति का ऐसा गुण जो जिसके कारण वह सम्मानीय हो, ठीक है, या उपयोगी हो जाए, या वह गुण जो इसके लिए महत्वपूर्ण होता है, वही उसका मूल्य होता है। इसके बाद आपका अगला सवाल है, बाल अपराध के प्रमुख बिंदु कितने प्रकार के होते हैं। जो बाल अपराध आजकल बढ़ रहा है ज़्यादातर, इसके जो प्रमुख बिंदु हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। भुखमरी के कारण बाल अपराध हो सकता है, गरीबी के कारण, अशिक्षा के कारण, उचित वातावरण न मिलना आदि बाल अपराध के प्रमुख बिंदु हैं, ठीक है। ये सारे के सारे क्या हैं, बाल अपराध के प्रमुख बिंदु हैं, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आपका अगला सवाल है 129 नंबर सवाल है। यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है कि कलकत्ता मदरसा किस सन में खुला था, ठीक है। कलकत्ता मदरसा सन 1781 में प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा कलकत्ता मदरसा खोला गया था। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपको पढ़ाया जा चुका है, यहाँ पर रिपीट हुआ है, तो आप दोबारा से इसे अच्छे से याद कर लेंगे, यानी कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार परीक्षाओं में आ भी चुका है, देख सकते होंगे आप। इसके बाद आपका अगला सवाल है, बनारस संस्कृत कॉलेज कब और किसके द्वारा खोला गया था। तो बनारस संस्कृत कॉलेज सन 1791 में जोनावाल डंकन के प्रयासों से खोल दिया गया था, ठीक है, ये आपको याद रखना है, किसके प्रयासों से, जोनावाल डंकन के प्रयासों से। इसके बाद आपका अगला सवाल है, अगले सवाल में आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए, सवाल है 131 क्वेश्चन नंबर, मैकाले ने अपना जो विवरण था वो कब प्रस्तुत किया था। तो मैकाले ने अपना विवरण पत्र 2 फरवरी 1935 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। ये सवाल भी परीक्षाओं में आपके आ चुके हैं, तो इन्हें आपको याद रखना है। इसके बाद आपका अगला सवाल है, अगला सवाल है 132 नंबर का। इसमें आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए, यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, वुड के घोषणा पत्र से रिलेटेड ये सवाल है। वुड के घोषणा पत्र के आधार पर कंपनी ने शिक्षा नीति कब घोषित की थी। वुड के घोषणा पत्र के आधार पर जो कंपनी थी उसने शिक्षा नीति कब घोषित की थी, आपको बताना है। तो वुड के घोषणा पत्र के आधार पर कंपनी ने 19 जुलाई 1854 को अपनी जो शिक्षा नीति है, ठीक है, जो एजुकेशन पॉलिसी है, ये घोषित कर दी थी। वुड के घोषणा पत्र के आधार पर कंपनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 19 जुलाई 1854 को अपनी जो शिक्षा नीति थी वो घोषित कर दी थी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद आपका अगला सवाल है, अगला सवाल है 133 नंबर का, प्रश्न संख्या 133 है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि शिक्षा के व्यक्तिक और सामाजिक उद्देश्यों का समन्वय आवश्यक है, ठीक है। शिक्षा के जो व्यक्तिक और सामाजिक उद्देश्य है इनका आपस में समन्वय आवश्यक है, क्योंकि शिक्षा व्यक्ति की खुशी और राज्य कल्याण के लिए ये कथन किसका है, ठीक है। यहाँ पर एक ये कथन दिया हुआ है, ठीक है, कौन सा है, शिक्षा के व्यक्तिक और सामाजिक उद्देश्यों का समन्वय आवश्यक है, क्योंकि शिक्षा जो है व्यक्ति की खुशी और राज्य कल्याण के लिए आवश्यक। ये कथन है, ये कथन है आपका प्लेटो का, किसका, ये कथन आपका प्लेटो का है। इसके अलावा प्राथमिक शिक्षा कब प्रारंभ होती है। प्राथमिक शिक्षा आपकी 6 से 12 वर्ष तक की होती है, ठीक है। कितने, प्राथमिक शिक्षा जो है 6 से 12 वर्ष तक की होती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये आपकी 6 से 12 वर्ष तक होती है। इसके अलावा अगला सवाल आपसे, अनुच्छेद के संविधान का अनुच्छेद 21A के भाग 3 के अंतर्गत मूल अधिकार में क्या निहित है, ये आपको बताना है, ठीक है। संविधान का जो अनुच्छेद 21A है उसके भाग 3 में क्या निहित है, तो ये आपको बता देना है कि भाग 3 में ये निहित है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का मूल अधिकार है, ये, ठीक है, क्या नहीं अधिकार है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का मूल अधिकार किसमें निहित है, अनुच्छेद 21A के भाग 3 के अंतर्गत, ठीक है। अगला सवाल है, कलकत्ता मदरसा की स्थापना कब किसने की थी। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये अब आप खुद ही समझ गए होंगे। अब तो हमें आपको बताना पड़ेगा ही नहीं कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सन 1781 में प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने यहाँ पर कलकत्ता मदरसा की स्थापना कर दी थी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर अगला सवाल आपसे ये पूछा जा रहा है कि मिशन स्कूलों की 4 विशेषताएं लिख दीजिए। मिशन स्कूल होते हैं, ठीक है, उनकी 4 विशेषताएं लिखिए। जो अंग्रेजी स्कूल होते हैं, ठीक है, मिशनरी, ठीक है, तो मिशन स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दी जाती है, यानी कि इंग्लिश मीडियम आप कह सकते हैं। मिशन स्कूलों में ईसाई धर्म की शिक्षा दी जाती है, ये भी आपको याद रखना है। मिशन स्कूलों में विद्यालयों का समय निश्चित होता था, ये भी आपको याद रखना है। और मिशन स्कूलों में रविवार को विद्यालय में अवकाश रहता था। तो और यहाँ पर आप देख सकते होंगे, यहाँ पर ये 4 विशेषता आपको याद रखना है। SOPT का पूरा नाम बता देना है यहाँ पर, SOPT, ठीक है, स्पेशल ओरिएंटेशन फॉर प्राइमरी टीचर, ठीक है, स्पेशल ओरिएंटेशन फॉर प्राइमरी टीचर, ठीक है, क्या फुल फॉर्म, स्पेशल ओरिएंटेशन फॉर प्राइमरी टीचर।
यहाँ पर प्राथमिक शिक्षकों के लिए विशेष अभिविन्यास कार्यक्रम, प्राथमिक शिक्षकों के लिए विशेष अभिविन्यास कार्यक्रम, ये इसकी फुल फॉर्म है हिंदी में। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है और आपसे ये पूछा जा रहा है कि व्हाट इज पी मोस्ट। पी मोस्ट क्या है? पी मोस्ट एक सवाल बहुत ज़्यादा रिपीटेड हो रहे हैं, यहाँ पर आपको यह ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन रिपीटेड हो रहे हैं कई बार परीक्षाओं में, तो ये आपको छोड़ना नहीं है बल्कि बिल्कुल रट लेना है, इन्हें याद कर लेना। पी मोस्ट क्या है? पी मोस्ट सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा को उन्नतशील बनाना है। क्या बनाना है? उन्नतशील बनाना है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो पीमोस्ट क्या है? सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य प्राथमिक शिक्षकों को उन्नतशील बनाना है। इसके बाद आपका अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर सवाल संख्या 140 140 नंबर का ये क्वेश्चन है और उसमें यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत प्रत्येक विद्यालय को दी जाने वाली किन्हीं 4 वस्तुओं के नाम बता दीजिए। या ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना जब स्टार्ट की गई तो उसमें प्रत्येक विद्यालयों को कुछ जो वस्तुएं थी या जो कुछ सामान कह लीजिए ये दिए गए। ठीक है, तो अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम ये यहाँ पर दिया गया और एसओपीटी दिया गया। इसके अलावा यहाँ पर है लघु औजार किट। ठीक है, क्या है? लघु औजार किट। इसके अलावा गणित किट और ब्लैक बोर्ड, ये सारी चीज़ें दी गई ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत। इसके बाद आपका अगला सवाल है, अगले सवाल में आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए अगला सवाल क्या है। अगले सवाल में आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना का क्या उद्देश्य क्या है। ठीक है, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना जो है इसका उद्देश्य क्या है? तो खतरनाक और जोखिम वाले धंधों तथा काम होते हैं खतरनाक वाले या जोखिम वाले, इन कामों तथा प्रक्रियाओं से बाल श्रमिकों को बाहर निकाला, उनका पुनर्वास करना, उन्हें दोबारा से उसी स्थान पर भेजना जहाँ पर वो पहले थे। ठीक है, तो यहाँ पर खतरनाक काम करने से बच्चों को रोकना। ठीक है, ये राष्ट्रीय बाल श्रम योजना का प्रमुख उद्देश्य है। अगला सवाल है लॉर्ड कार्जन की शैक्षिक नीतियों में शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 बताइए। लॉर्ड कार्जन की शैक्षिक नीतियों में शिक्षा सम्मेलन शिमला शिक्षा सम्मेलन जो कि शिमला में आयोजित किया गया था 1901 में, ये आपको बताना। तो लॉर्ड कार्जन ने सन 1901 में शिमला शिक्षा सम्मेलन का आयोजित शिक्षा सुधार कार्य को व्यवहारिक रूप प्रदान करने के लिए किया था। ठीक है, कैसा रूप? व्यवहारिक रूप प्रदान करने के लिए शिमला में शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया था सन 1901 में। अगला सवाल आपसे ये पूछ रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था के विषय में क्या कहा गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था के बारे में क्या बताया गया? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में यहाँ पर जो बताया गया वो था 10+2+3+ बस इतना ही था, 10+2+3। ठीक है, 10th क्लास 12th क्लास के बाद ग्रेजुएशन की शिक्षा संरचना के बारे में कहा गया था। अभी जो यहाँ पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 यानी कि 2020, इसमें शिक्षा की जो संरचना वो पूरी तरह से बदल दी गई है। इसमें है अब आपका 5+3+3+4। ठीक है, ये अब आपकी शिक्षा की जो संरचना है वो स्पष्ट की गई है। ठीक है, ये आपको टीटी में जब आप पढ़ेंगे टीचर एक जो आपका टीटी का एग्ज़ाम होता है, ठीक है, उसमें ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी और सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है उसमें भी सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यूपी में, और सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है सीटेट, ये सेंट्रल लेवल पर होता है। तो इसमें ये सारी चीज़ें जो आपके यहाँ पर शिक्षा नीति आई है 2020 की न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ये सारी चीज़ें उसमें आपको अब पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, तो उसमें जो शिक्षा की संरचना है वो आपको व्यापक रूप से स्पष्ट करके बताई जाएगी कि किस तरह से 5+3+3+4 है। इसके बारे में हम ऑलरेडी आपको बता भी चुके हैं, अगर आपने प्रीवियस क्लासेस अटेंड की होंगी तो सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। शिक्षा बिना बोझ के नामक शीर्षक किसके रिपोर्ट में विस्तृत किया गया था? तो ये अब आपको पता चल ही गया होगा, ये चीज़ बार बार आपसे पूछी जा रही है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। शिक्षा बिना बोझ के बच्चों का जो शिक्षा का बोझ था यानी कि बस्ते का जो बोझ था, बैग का जो बोझ था वो कम किया गया। किसकी रिपोर्ट के आधार पर? यशपाल कमेटी की। यशपाल कमेटी ने सुझाव दिया कि बच्चों को जो यहाँ पर शिक्षा का बोझ है वो कम किया जाए और यहाँ पर उनकी जो किताबें हैं वो ज़्यादा मोटी ना रखी जाएँ। ठीक है, तो यहाँ पर शिक्षा बिना बोझ के नामक शीर्षक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई यशपाल कमेटी के द्वारा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद आपका अगला सवाल है 145 नंबर का और इसके बाद आपके लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो जाएंगे कल से। तो आज का जो सवाल है आपका वो यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है, और अगले सवाल में आपसे ये पूछा जा रहा है कि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, जिसे शॉर्ट में डीपीपी बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, किस बैंक की वित्तीय सहायता से संचालित किया गया? जो जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम था ये किस बैंक की वित्तीय सहायता के साथ संचालित किया गया? तो ये आपका विश्व बैंक की सहायता से डीपीपी कार्यक्रम संचालित किया गया। किस बैंक की सहायता से? विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक की सहायता से डीपीपी कार्यक्रम का संचालित किया गया। अगला सवाल और अंतिम सवाल आज का, NCFT 2009 क्या है? NCFT, ठीक है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन 2009, ये शिक्षा का प्रोग्राम तथा योजना जो आगामी वर्षों में भारत आ सकती है। ठीक है, आगामी वर्षों में भारत आ सकती है।
तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। बाकी इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। आज की इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त करें। अगर ये क्लास आपको पसंद आई हो तो इससे वीडियो को जरूर शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिए। और अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई। बहुत जल्दी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है वो स्टार्ट करा दिए जाएंगे। सारे 2016 से लेकर 2023 तक के सारे जो पेपर हैं वो सॉल्व कराए जाएंगे। और दोस्तों आज की इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।